आज हम आपको इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म है म्यूटर रोटेशन या परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में बताया था कि ग्लूकोज म्यूटर रोटेशन या परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है। तो ये क्या होता है इसके बारे में हमने वैसे बताया है। अब हम इसे डिटेल में लेते हैं। किसी पदार्थ के ध्रुवण घूर्णन का मान समय के साथ परिवर्तित हो यानी घटता या बढ़ता है तो पदार्थ के इस गुण को परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। When optical rotation of a substance is changed with time, then this property of substance is known as muta rotation. इस घटना का पता सर्वप्रथम डुबोन फ्रेंट नाम के साइंटिस्ट ने लगाया था। अन्य कार्बोहाइड्रेट के समान ग्लूकोज में भी यह गुण पाया जाता है। ये होता क्या है? एक्चुअली अल्फा ग्लूकोज जिसका ऑप्टिकल रोटेशन यानी ध्रुवण घूर्णन प्लस 110 डिग्री होता है, इसका यदि हम जलीय विलयन कुछ समय रख दें तो वो धीरे धीरे बीटा ग्लूकोज में तब तक परिवर्तित होता है जब तक अल्फा व बीटा ग्लूकोज का साम्य मिश्रण जिसका ऑप्टिकल रोटेशन यानी ध्रुवण घूर्णन प्लस 52.5 न हो जाए। अर्थात अल्फा ग्लूकोज का जलीय विलयन को यदि हम कुछ समय रखेंगे तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन या हम कहें ध्रुवण घूर्णन प्लस 110 से घटकर प्लस 52.5 हो जाता है। और इसी प्रकार हम बीटा ग्लूकोज को लें तो बीटा ग्लूकोज के जलीय विलयन का प्रारंभ में जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो प्लस 19 डिग्री होता है। इसको भी हम रख देंगे तो थोड़े समय पश्चात वो अल्फा व बीटा के मिश्रण साम्य मिश्रण में परिवर्तित हो जाता है जिसका ध्रुवण घूर्णन प्लस 52.5 होता है। यानी बीटा ग्लूकोज के मान में वृद्धि हो जाती है थोड़े समय पश्चात और अल्फा ग्लूकोज के स्पेसिफिक रोटेशन के मान में घटोत्तरी हो जाती है। यही फिनोमिनम म्यूटर रोटेशन कहलाती है। यहाँ पर हमने दिखाया है अल्फा ग्लूकोज, इसका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 110 है और बीटा ग्लूकोज जिसका स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 19 डिग्री है। ये दोनों ही का जलीय विलयन कुछ समय पश्चात अल्फा व बीटा के मिश्रण में परिवर्तित हो जाता है जिसका कि ऑप्टिकल रोटेशन या स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 52.5 डिग्री होता है। इस साम्य मिश्रण में अल्फा 38% व बीटा 62% होता है। हमने पहले भी बताया है कि बीटा अधिक स्थायी होता है जिसके कारण यह साम्य मिश्रण में अधिक पाया जाता है। और अधिक स्थायी क्यों होता है? क्योंकि बीटा ग्लूकोज के कन्फर्मेशन में सभी OH ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर या भूमध्य स्थिति पर होते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म जानते हैं। लॉरी ने इसकी मैकेनिज्म को बताया और कहा कि ये म्यूटर रोटेशन केवल एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट में ही संभव है। यानी एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? जो प्रोटॉन ले भी सकें और जो प्रोटॉन दे भी सकें। तो ऐसे सॉल्वेंट्स होंगे तभी म्यूटर रोटेशन संभव है, अदरवाइज नहीं। तो कैसे होता है कि ये अल्फा ग्लूकोज है, इसमें यदि H2O जोड़ दें क्योंकि हम जलीय विलयन ले रहे हैं तो H2O का पूरा इससे जुड़ सकता है। तो देखिए यहाँ ये क्या था? O के साथ H जुड़ गया यानी ये यहाँ पर क्या बन जाएगा? HOH। यानी ये देखिए ये खुद HOH बन गया और इस H2O का OH पोर्शन क्या हुआ? इस जगह जुड़ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये OH होल ट्वाइस। और क्योंकि यहाँ पर दो OH ग्रुप हैं इसलिए हम इसे कहते हैं डाईहाइड्रॉल। इसमें से यदि H2O मॉलिक्यूल वापस निकल जाए तो क्या होता है? रिंग वापस क्लोज हो जाती है लेकिन ये OH रिवर्स डायरेक्शन में आ जाता है यानी बीटा ग्लूकोज बन जाता है। इसी प्रकार बीटा ग्लूकोज में यदि हम H2O जोड़ दें तो डाईहाइड्रॉल बनता है और फिर H2O निकाल दें तो अल्फा ग्लूकोज बनता है।
तो ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है और तब तक चलती है जब तक कि अल्फा ग्लूकोज 38% और बीटा ग्लूकोज 62% नहीं हो जाता। इसी प्रक्रिया को हम न्यूटा रोटेशन कहते हैं। एक दूसरा टर्म आता है इपिमेराइजेशन या इपिमेरीकरण। जिन दो समावयवियों में C2 परमाणु का विन्यास विपरीत होता है उन्हें हम एपीमर्स कहते हैं। वह किन्हीं दो एपीमर्स के अंतः परिवर्तन को एपीमेरीकरण कहते हैं। उदाहरण, ग्लूकोज का मेनोज में परिवर्तन और मेनोज का ग्लूकोज में परिवर्तन एपीमेराइजेशन कहलाता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं। Two isomers that are different at configuration of C2 carbon are known as epimers and the interconversion of two are known as epimerization. For example, conversion of glucose to mannose and vice versa. अब हम इसकी प्रक्रिया को देखते हैं। ये मैकेनिज्म ऑफ एपिमराइजेशन है, यानी ग्लूकोज का मेनोज में परिवर्तन। तो ग्लूकोज मेनोज में कैसे परिवर्तित होता है, पहले तो हम ये देख लें कि ये देखिए ये C2 कार्बन है और यहां पर C2 कार्बन ये है। तो इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन देखिए विपरीत है। यहाँ पर OH लेफ्ट साइड में, H राइट साइड में है। यहाँ पर H लेफ्ट साइड में, OH राइट साइड में है। यानी बाकी सारे कार्बन्स पर कॉन्फ़िगरेशन सेम है, केवल C2 कार्बन का भिन्न है। अतः ग्लूकोज व मेनोज एक दूसरे के एपीमर्स होते हैं। तो ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम ब्रोमीन वाटर से करते हैं तो सबसे पहले आप जानते हैं कि CHO किसमें कन्वर्ट हो जाता है ब्रोमीन वाटर से, COOH ग्रुप में, यानी ग्लूकोनिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। अब H यहां से यहां आ जाए और डबल बॉन्ड जो कि C डबल बॉन्ड O पर लगा हुआ है वो इन दोनों के बीच में आ जाए। तो यहां देखिए ये डबल बॉन्ड आ गया, यहां OH आ गया। अब H डबल बॉन्ड वापस यहां से यहां पहुंच जाए और H यहां से इस साइड में आ जाए तो OH रिवर्स हो जाता है, H इस साइड में आता है। तो इस प्रकार ये मेनोनिक एसिड बन जाता है, यानी ये ग्लूकोनिक एसिड है और ये मेनोनिक एसिड है। हम यहाँ ये बता दें, यदि हम ग्लूकोनिक एसिड को का भी पेरिडीन सॉल्यूशन लें तो वो मेनोनिक एसिड में बदल जाएगा और मेनोनिक एसिड में हम पेरिडीन डाल दें तो वो ग्लूकोनिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। अब हम मेनोनिक एसिड को गर्म करेंगे तो गामा लैक्टोन प्राप्त होगा। ये हम पूर्व में भी बता चुके हैं कि लैक्टोन्स हमेशा गामा पोजीशन से ही बनते हैं, यानी ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये गामा कार्बन है। इसके बाद हम इसका रिडक्शन कर दें तो ये मेनोज प्राप्त हो जाता है। अब हम एक और महत्वपूर्ण प्रभाव देखेंगे जिसे हम कहते हैं एनोमेरिक इफेक्ट या एनोमेरिक प्रभाव। हमने अभी आपको बताया था कि यदि कन्फॉर्मेशन में जितने हेवियर ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। ये देखिए ये अल्फा है, अल्फा ग्लूकोज, जिसमें कि ये OH एक्सियल पोजीशन पर होता है और ये बीटा है जिसमें OH इक्वेटोरियल पोजीशन पर होता है। लेकिन यदि हम मेथिलेटेड या एसिटिलीकृत पायरेनोजेस लें, यानी इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, OR में, तब ये भारी समूह जो होता है यदि ये अक्षीय स्थिति पर होता है तो डाइपोल डाइपोल एक दूसरे से के विपरीत होते हैं यदि ये ग्रुप अक्षीय स्थिति पर होता है। ये देखिए इस डाइपोल का डायरेक्शन इधर है और इस का डायरेक्शन इधर है, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो गए, इस कारण ये अधिक स्थायी होगा। और इसमें देखिए ये डायरेक्शन इधर है, ये इधर है, तो इस स्थिति में यानी यह यदि निरक्षीय स्थिति में होगा तो यह उतना कैंसिल नहीं हो पाएगा, अतः यह कम स्थायी होता है। तो हम यहाँ पढ़ के देखते हैं एक बार कि मेथिलीकृत और एसिटिलीकृत पायरेनोजेस में अणु ऐसे संरूपण में रहने को प्रवृत्त रहते हैं जिनमें भारी समूह निरक्षीय स्थिति में हो, लेकिन इसका एक अपवाद है। C1 पर स्थित
मेथिल अथवा एसिटिल समूह अक्षीय स्थिति में रहने को प्रवृत्त होता है। इसे हम एनोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। इसका कारण है वलय की ऑक्सीजन एवं C1 पर उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु के द्विध्रुवों के मध्य का प्रतिकर्षण, जो कि अक्षीय स्थिति पर न्यूनतम होता है। हम जानते हैं कि एनोमेरिक प्रभाव, या हम इसे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन कहते हैं, इसका प्रभाव विलायक की पोलैरिटी बढ़ने के साथ घटता है। यानी यदि हम ग्लूकोज का जलीय विलयन लें, तो जल तो क्या है, पोलर है, तो उस पोलर सॉल्वेंट में ये जो एनोमेरिक इफेक्ट है वो लगभग नगण्य रहता है। बाकी प्रभाव प्रभावी हो जाते हैं और ये जो एनोमेरिक इफेक्ट है वो नगण्य रहता है। यही कारण है कि बीटा जो ग्लूकोज है वो ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि यदि एनोमेरिक इफेक्ट यदि प्रभावशाली होता तो अल्फा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन जलीय विलयन में एनोमेरिक इफेक्ट नगण्य हो जाता है, इसलिए अन्य प्रभाव के कारण बीटा ग्लूकोज ज्यादा स्थायी होता है। इसके बाद हम कुछ ग्लूकोज के टेस्ट लेते हैं। ग्लूकोज का ग्रुप टेस्ट होता है मॉलिश टेस्ट। इसमें हम ग्लूकोज का 2 ml जलीय विलयन ले लें, उसमें 2 ड्रॉप्स मॉलिश रिएजेंट डाल दें। ये मॉलिश रिएजेंट क्या होता है? यह होता है 10% अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेफ्थल। इसे डालने के पश्चात यदि हम इसमें कंसंट्रेट H2SO4 डालें परख नली के सहारे सहारे, तो दोनों लिक्विड्स के जंक्शन पर, यानी एक तो लिक्विड कौन सा बनेगा, एक्वा सॉल्यूशन और मॉलिश रिएजेंट का, और एक कंसंट्रेट H2SO4, दो लिक्विड्स बनेंगे, उन दोनों के जंक्शन पर वॉयलेट रिंग बन जाती है। यह इस कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप टेस्ट है। अब हम देखेंगे कि हमारी जो कार्बोहाइड्रेट है वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। इसके लिए हम टेस्ट करेंगे कि ग्लूकोज का यदि हम जलीय विलयन ले लें, उसमें फेलिंग सॉल्यूशन A और B डालें और उसे गर्म करें, तो यदि रेड प्रेसिपिटेट बन जाता है, यानी जो नीला रंग है वो लाल में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारी दी हुई शर्करा रिड्यूसिंग शुगर है। और यदि इसी प्रकार से हम ग्लूकोज का जलीय विलयन लें, उसमें टॉलेंस रिएजेंट डालें, तो यदि सिल्वर मिरर बनता है तो हमारी शर्करा रिड्यूसिंग है, और ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शर्करा यानी रिड्यूसिंग शुगर है, अतः ये दोनों टेस्ट देता है। अब हम ग्लूकोज के स्पेसिफिक टेस्ट पर आते हैं। यदि ग्लूकोज का हम जलीय विलयन लें और उसमें लेड एसीटेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालें, तो यदि रेड पिंक कलर आता है तो ये एक ग्लूकोज का स्पेसिफिक टेस्ट है। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स पर। 4 तरह के यूजुअली कन्वर्जन्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोअर एल्डोज टू हायर एल्डोज, फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जन ऑफ आर्बिनोज टू ग्लूकोज, इसे हम किलियानी सिंथेसिस कहते हैं। ये हम ग्लूकोज के कॉन्फ़िगरेशन जब हम सिद्ध कर रहे थे तब हमने इस किलियानी सिंथेसिस को डिटेल में लिया था। सेकेंड कन्वर्जन है हायर एल्डोज टू लोअर एल्डोज, यानी ग्लूकोज का आर्बिनोज में परिवर्तन। इसे हम 2 प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं, एक तो रफ्स मेथड द्वारा और एक वोल्स डिग्रेडेशन मेथड द्वारा। तीसरा कन्वर्जन है एल्डोज टू कीटोज, तो एल्डोज का उदाहरण होगा ग्लूकोज और कीटोज का उदाहरण होगा फ्रक्टोज, तो हमारा कन्वर्जन क्या हो गया, ग्लूकोज टू फ्रक्टोज। और फोर्थ कन्वर्जन है कीटोज टू एल्डोज, यानी कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज टू ग्लूकोज। तो पहला कन्वर्जन हम पहले वीडियो में ले चुके हैं, तो हम आते हैं यहाँ सेकेंड कन्वर्जन पर। नाउ कन्वर्जन ऑफ एल्डोहेक्सोज टू एल्डोपेंटोज, जिसे हम वोल्स डिग्रेडेशन भी कहते हैं। इसमें हमने ये लिया है एल्डोहेक्सोज, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन से, तो ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज ऑक्सीम। इसकी रिएक्शन हम करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड 2 तरह से काम करेगा।
ये इन सबको एसिटाइलेट भी करेगा, जो इसमें 5 OH ग्रुप हैं, और यहाँ पर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा, यानी OH यहाँ से और H यहाँ से ये निकल जाएगा। तो H और OH निकल गए तो ये वाला ग्रुप क्या बन गया, CN, और यहाँ पांचों OH की जगह पर एसिटाइल ग्रुप लग जाता है। अब इसकी रिएक्शन हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो ये एल्डोपेंटोज प्राप्त हो जाता है। अब हम लेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज टू ग्लूकोज। तो ये फ्रक्टोज है, यहाँ कीटोनिक ग्रुप है, इसका हम रिडक्शन यदि निकल हाइड्रोजन के साथ कर दें तो ये कीटोनिक ग्रुप सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है। अब हम इसे ऑक्सीडाइज करें तो ये CH2OH ग्रुप COOH में परिवर्तित होगा। इसे हम गर्म करेंगे तो वही गामा लैक्टोन बनेगा, यानी ये अल्फा बीटा गामा, यानी इस पोजीशन से यहाँ पर रिंग बनेगी, तो ये गामा लैक्टोन बन गया। अब हम इसका सोडियम मरकरी अमलगम, यहाँ डैश और लगेगा, यानी सोडियम मरकरी अमलगम के साथ रिडक्शन करें तो हमें ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रक्टोज। यहां पर हम ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्लूकोज की रिएक्शन हम 3 मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजीन से करते हैं। ये 3 है, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तो ये सबसे पहले बनाएगा ग्लूकोसिजोन। इसकी रिएक्शन HCl से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पर ये देखिए इस तरह से ये ब्रेक होगा, तो H2 यहां लग जाएगा, O यहां लग जाएगा। इसी तरह से यहां ये ब्रेक होगा तो H2 यहां और O यहां, तो ये दोनों फिनाइल हाइड्रोजीन के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और यहां आ जाएगा CHO और यहां आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। अब हम इसकी रिडक्शन कर दें तो ये जो CHO ग्रुप है ये CH2O में परिवर्तित हो जाएगा और ग्लूकोज फ्रक्टोज में इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। हमारा कमिंग लेक्चर होगा सुक्रोज पर।